हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो मतलब कि इसका क्या अर्थ है, अतीत में पहले क्या घटनाएं घटी थी, कब घटे थे, कैसे घटे थे, कहाँ घटे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, तो सीधे ज़्यादा टाइम नहीं बिताते हुए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो रसीदा का सवाल। रसीदा घर बैठी अखबार पढ़ रही थी तो उसकी निगाहें एक सुर्खियों पर पड़ी। तो उसने सोचा कि जो घटना घटी थी 100 साल पहले की घटना घटी थी। तो वो सोचने लगी कि आखिर में लोग कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले, बहुत साल पहले क्या हुआ था। कैसे अब जान सकते हो कि जो कैसे पता लगाएं कि बहुत पहले क्या हुआ था। तो आप अखबार पढ़ सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, रेडियो सुन सकते हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसको उस वर्ष की जानकारी प्राप्त हो, स्मृति हो। ठीक है, लेकिन जो बहुत पहले घटना घटे थे उसकी जानकारी कैसे प्राप्त हो। तो अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर लिखते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत बारे में क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। ठीक है, अतीत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे में लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। इतना ही नहीं, हम आखेटक मतलब होता है शिकारी। ठीक है, आखेटक मतलब होता है शिकारी। हम आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, शिल्पकारों, संगीतकारों, कलाकारों और या फिर वैज्ञानिक, इन सब के जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उस समय के बच्चे हैं कौन से खेल खेलते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, कौन से गीत गाते थे, इन सब के बारे में हम जान सकते हैं कि अतीत के बारे में क्या हुआ था। उस सब के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते हैं। लोग कहाँ रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है कि लोग कहाँ रहते थे। आरंभिक जो मानव थे वो अतीत के जो लोग थे कहाँ रहते थे। लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करते थे। यही नहीं, कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे, रह रहे थे। ठीक है, और यहाँ के आसपास के जो जंगल थे वहाँ से परिचित थे। मतलब उनको आसपास के जो इलाका था उसके बारे में मानव को, उस लोगों को ज्ञान था, इसलिए लोग वहाँ पर निवास करते थे और अपने खाने के लिए फलों, जड़ों या फिर अन्य उत्पाद को संग्रह करते थे। और यही नहीं, वो शिकार भी करते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे मतलब मानव
लोग कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किर्थक पहाड़ियाँ ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाना शुरू किया और वो लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, जहाँ पर ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ और यहाँ पर सबसे पहले चावल को उपजाया गया। और ये जो स्थान है ये विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक है। सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदी उसे बोलते हैं जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, उसे सहायक नदी बोलते हैं। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ नगर फले फूले। ठीक है। सिंधु नदी के किनारे गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में इन नगरों का 2500 वर्ष पूर्व विकास हुआ। 2500 वर्ष पूर्व विकास हुआ था। गंगा के दक्षिण में इन आसपास के क्षेत्र जो प्राचीन काल के मगध नाम से जाना जाता था। मगध जो है वर्तमान में बिहार में स्थित है। तो मगध के जो शासक थे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने ऐसे एक विशाल राज्य की स्थापना की थी जो कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी ऊंचे पहाड़ों, पर्वतों, नदियों, रेगिस्तान, समुद्र ऐसी यात्रा उनके लिए जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये लोग यात्रा करते थे। उनके लिए ये असंभव नहीं था। अतः लोग कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। इसके अतिरिक्त कभी व्यापारी अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर कभी काफिले में तो कभी जहाज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। इसके अतिरिक्त जो धार्मिक गुरु थे जो ज्ञान देते थे लोगों को, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कुछ लोग नए स्थान और रोचक स्थान की खोज की चाह में उत्साहपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो इन्हीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में लोगों का मिलन हुआ, लोगों का जो मिलन हुआ, बातचीत हुआ, इससे बहुत कुछ विचारों को जानने का मौका मिला। इसी से लोग बहुत कुछ जानकारियाँ हासिल की। ठीक है। आज के लोग यात्रा क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते। हालांकि उन लोगों के लिए ये सीमा पार करना आसान नहीं था। जो ऐसा चाहे वे पार कर सके और जो गहरे समुद्र थे उसको भी पार कर सके। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, पर्वत थे, उनको भी छू सकें। तो बहुत सारे लोग आए और यहीं पे बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारे संस्कृति का विकास हुआ। कई सौ वर्ष पहले लोग पत्थर तराशने और संगीत रचने, इन सब, यहाँ तक कि लोग भोजन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए नए तरीकों को, एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। यानी कि नया नया जो विचार है उसको वो अपनाते थे और नए नए तरीक़ों से भोजन बनाते थे, पत्थर तराशते थे और नए नए संगीत रचते थे। संगीत मतलब गाना। तो दोस्तों ये समझ में आया कि लोग कहाँ रहते थे, कैसे, कहाँ पे वे निवास करते थे, कैसे उनका जीवन व्यतीत होता था, कैसे फसल
सबसे पहले चावल उगा, फिर मगध जो है मगध राज्य की स्थापना हुई। सिंधु नदी के तट पर भी रहते थे और गेहूँ, जौ, चावल ये सब उपजाया गया। फिर कृषि का भी विकास हुआ, फिर पशुपालक भी बन गए, पशु का भी धीरे धीरे कैसे आकर्षित करके पशुपालक भी बन गए, तो पशुपालन की भी शुरुआत हो गई। बात करते हैं देश का नाम। नेक्स्ट टॉपिक है देश का नाम। ठीक है, देश कहाँ है? अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान से उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस तथा इंडोस नाम दिया और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा तथा भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। तो ये सब जो हुआ, इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद पे भी मिलता है और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो इस समूह का जो आरंभिक जो उल्लेख मिला वो 3500 वर्ष पूर्व मिला था। ठीक है, 3500 वर्ष पूर्व मिला था इसका उल्लेख और बाद में इसका जो प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब बात करते हैं कि अतीत के बारे में क्या जाने। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अतीत के बारे में क्या जाने। यहाँ पे 3500 वर्ष पूर्व होगा। 3500 वर्ष पुराने थे उल्लेख। ऋग्वेद में जो उल्लेख हुआ था वो 3500 वर्ष पुराने थे। ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि अतीत के बारे में क्या जाने। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत की जानकारी हम कई तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना है। तो ये जो पुस्तक लिखी थी ये हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, पांडुलिपि कहा जाता था। ये हाथ से लिखी होती थी इसलिए इस पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट जिसका लैटिन शब्द होता है मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखना से निकला है। हाथ से लिखना से इसी से ये निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल पर लिखी होती थी। भोजपत्र पर लिखी मिलती थी, विशेष तरीके से लिखा मिलता था। भोजपत्र पर एक विशेष तरीके से लिखा मिलता था, तो इसी को कहते हैं पांडुलिपि, हाथ से लिखना। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियाँ लिखी गई थी, तो बहुत पुराना हो जाने के कारण कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खाकर समाप्त कर दिया। तो प्राय कुछ पांडुलिपियाँ बची हुई हैं, तो वो मंदिरों या विहारों में मिलेंगे। मंदिर
बिहार में अभी मिल जाएगा पांडुलिपि। अभी तो बहुत सारे पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया। जो बचा खुचा था पांडुलिपि वो मंदिर और बिहार में देखने को मिलेगा। इन पुस्तकों में प्राय राजाओं महाराजाओं के बारे में चर्चा, औषधियों के बारे में चर्चा मिलती है, धार्मिक मान्यताओं व राजाओं के जीवन के बारे में और औषधि, विशेष औषधि, इस सब के बारे में चर्चा मिलती है। इस पुस्तक में, पांडुलिपि पुस्तक में इस सब का जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ कविताएं, नाटक, महाकाव्य, इस सब की चर्चा मिलती है। इनमें से कई संस्कृत में मिलते हैं तो कुछ प्राकृत और तमिल में। आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, अभिलेखों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु पर कठोर सतह पर लिखे हुए मिलते, उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। कभी कभी शासक एवं अन्य लोग अपने आदेशों का उत्कीर्ण पत्थर पे करवाते थे, कठोर सतह पे करवाते थे, ताकि लोग उनको पढ़ सकें, जान सकें, उनके आदेशों का पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए जैसे में मान लीजिए शासक जो थे वो अपने जो लड़ाई किए, लड़ाई में विजय हासिल की, विजय प्राप्त किए, तो उसका लेखा जोखा वो रखते थे, यानी कि अभिलेख पर लिखवाते थे ताकि लोग बाद में भी उनको पढ़ सकें, जान सकें। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं जो थी वो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई, तो इसका अध्ययन करने वाला लोग पुरातात्विद कहलाए। पुरातात्विद उसे कहते हैं, पुरातात्विद का अर्थ है जिसको अतीत के बारे में जानकारी हो, पहले क्या घटना घटी थी उसको इस सब के बारे में जानकारी हो, क्या विकास हुआ, कैसे क्या चीज़ हुआ। कहने का अर्थ है कि जिसको अतीत के बारे में जानकारी हो उसको पुरातात्विद कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को पुरातात्विद कहते हैं। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों की अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, आभूषणों, बर्तनों तथा सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई कर रहे हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर तथा धातु के और पकी मिट्टी के बनी हुई थी, इसलिए वो जल्दी खराब न होने वाला, जल्दी नष्ट न होने वाला था। पुरातत्व जानवरों, मछलियों, चिड़ियों की हड्डियां ढूंढते हैं और इससे उन्हें जानने में मदद मिलती होगी कि जो अतीत के जो लोग थे वो क्या खाते थे, आरंभिक मानव क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अनाज के दाने और लकड़ियों के टुकड़े जल जाते थे तो वो जले हुए ही रहते थे। पांडुलिपियाँ तथा पुरातात्विक और अभिलेख से जो जानकारी प्राप्त होती है उसको इतिहासकार स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं, जो अतीत के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। स्रोतों के बारे में पढ़ना ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक होता है, रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों के माध्यम से, इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इसी से यह रोचक हो जाता है, पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों को सुराग के रूप में अतीत को जानने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आ गया कि अतीत के बारे में क्या जाने, अतीत के बारे में ये सब जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि कैसे पुरातत्वविद जो हैं सब कैसे जानकारियाँ हासिल किए,
तो दोस्तों आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि अतीत के बारे में क्या जाने। अब बात करते हैं कि अतीत एक है या अनेक है। नेक्स्ट टॉपिक है अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अतीत एक या अनेक। अतीत एक ही है या फिर अनेक है? कई सारे हैं, आइए इसको जानते हैं। अतीत एक है या अनेक है, क्या आपने इस शीर्षक के विषयों पर ध्यान दिया है? अतीत एक है या फिर बहु। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया था कि अलग अलग लोगों के लिए अतीत का मायने अलग अलग था। जैसे में मान लीजिए आप कृषक तथा पशुपालक के जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। उन दोनों में बहुत भिन्नता थे, डिफरेंस था, अंतर था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय देश के लोग अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग रीति रिवाज को अपनाते थे। उदाहरण के लिए जैसे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग जो थे वो अपने भोजन के लिए मछलियाँ पकड़ते थे और फल फूल ये सब को संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। इसके विपरीत देखा जाए तो अन्य शहरों में रहने वाले लोग अपने भोजन के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। तो एक तरह से ऐसा कहा जाए तो ये सब जो भेदभाव है वो अतीत में भी देखने को मिलता है, आज ही नहीं, अतीत में भी ऐसा भेदभाव था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपने द्वारा लड़ी जाने वाले विजयों के लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों के बारे में, उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलती। जबकि मछुआरे, शिकारी, कृषक, पशुपालक ये सब जो थे ये लोग अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, इसलिए इनके बारे में जो जानकारी हमें पुरातात्विक की सहारा से मिलता है। हालांकि इनके बारे में अभी बहुत कुछ जानकारियाँ जानना शेष है, अभी पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये समझ गए कि अतीत एक है या फिर अनेक है। इसके बारे में अतीत एक नहीं है, अतीत अनेक है और इसमें क्या क्या कार्य हुआ था, क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हुई थी, तो ये जान गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं तिथियों का मतलब। तिथि का मतलब क्या? तिथियों का मतलब दोस्तों ये बात करते हैं कि तिथि का मतलब क्या है। तिथियों का मतलब क्या होता है दोस्तों? तिथि का मतलब क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि तिथि के विषय में पूछे तिथि का मतलब, तो आप क्या बताओगे? 2000 कहने का मतलब है कि 2000 का वर्ष कहने का मतलब है कि ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को ईसवी पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी कहते हैं। ठीक है, ईसा मसीह, तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व को ईसा पूर्व बोलते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी माना जाता है। तो दोस्तों ये समझ गए कि तिथि का मतलब। अब इतिहास और तिथियाँ क्या है इसके बारे में यहाँ पे लिख देती हूँ। इतिहास और तिथियाँ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी, ये लास्ट टॉपिक है, इतिहास और
तिथियाँ। इतिहास में तिथियाँ कैसे महत्वपूर्ण हैं, इतिहास में तिथियाँ का क्या मतलब है, इसके बारे में पता करते हैं। आइए पता करते हैं। दोस्तों अंग्रेजी में आप ईसवी तिथियाँ को अब इसको बताते हैं। अंग्रेजी में बीसी बोलते हैं, ईसा पूर्व के अंग्रेजी में बीसी लिखते हैं, ठीक है। तो बीसी को इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो इसको हिंदी में बोला जाता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। इंग्लिश में बीसी लिखते हैं तो बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब बता। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी लिखते हैं, तो एडी का मतलब क्या, एनो डोमिनी। इसका अंग्रेजी में शब्द हुआ एनो डोमिनी और हिंदी में ईसवी लिखते हैं। ईसा मसीह के जन्म से इसका संबंध है। ईसा मसीह के जन्म के बाद को बोलते हैं ईसवी और ईसा मसीह के जन्म से पहले को बोलते हैं ईसा पूर्व। इसको तो हिंदी में बोलते हैं एडी, मतलब एडी का इंग्लिश में बोलते हैं एनो डोमिनी और इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी आप बीसी की जगह BCE लिखते हैं, BCE लिखते हैं। अक्षरों का प्रयोग करें तो BCE को बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में इसका प्रयोग कैलेंडर के रूप में हो गया है। भारत में इस तिथियों का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। इसका तात्पर्य है वर्तमान से पहले। तो दोस्तों ये सब जो बताएं, पूरी जानकारी जो बताएं कि आरंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे, तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से पूरे अच्छे से कवर कर लिए होंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।